नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास भाग सेकंड के चैप्टर पुनर्जागरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि पुनर्जागरण किस प्रकार उत्पत्ति हुई पुनर्जागरण की, या पुनर्जागरण किस प्रकार से पनपा यूरोप में, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, किस किस प्रकार से जो है स्थिति में परिवर्तन आया और वहाँ के लोगों में जो है बौद्धिक प्रगति हुई, वैज्ञानिक बोध उनको प्राप्त हुआ, धर्म के अंध जो भक्त थे या जो बंधन थे वो बंधन अब ढीले पड़ने लगे, किस प्रकार से जो है उनमें स्वतंत्र चिंतन उत्पन्न हुआ, उनमें किन किन की भूमिका रही, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है और उसकी क्या विशेषताएं रही, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम आज पुनर्जागरण के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुनर्जागरण किन कारणों से यूरोप में उत्पन्न हुआ, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोप के लोगों में बौद्धिक जागृति आई और उन्होंने जो है नए नए मार्ग की खोज की, व्यापार में जो है प्रगति की, नए शहरों का विकास हुआ, कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिनमें से जो है भाई एक कारण को नहीं माना जा सकता कि एक कारण जो है पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी हो, या एक परिस्थिति जो है पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी हो, या कोई ऐसा समय भी नहीं है कि केवल इस समय में जो है पुनर्जागरण हुआ यूरोप में। तो पुनर्जागरण को लेकर के यह कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कब प्रारंभ हुआ और कैसे प्रारंभ हुआ। और लेकिन इसकी गति जो पकड़ी इसने पुनर्जागरण ने गति जो पकड़ी है वो यूरोप में 13वीं सदी के उत्तरार्ध में ये प्रभाव में आ चुका था पुनर्जागरण। और इसमें जो है प्रोफेसर स्वेस का भी ये मत रहा है कि पुनर्जागरण जो पनपा है वो जो धर्म युद्ध हुए थे, धर्म युद्ध और नए देशों की जो खोज प्रारंभ हुई, उसके साथ ही पुनर्जागरण यूरोप में प्रारंभ हो चुका था। तो जो भी हो, लेकिन इतना निश्चित है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतना निश्चित है कि पुनर्जागरण जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक स्थान पर अथवा एक विचारधारा के कारण नहीं पनपा है। फिर भी जो है इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी रहे हैं पुनर्जागरण के लिए। इसके लिए कोई एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा या यहाँ से जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। सम्मिलित इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई यूरोप में कि लोगों में जो है बौद्धिक चिंतन प्रारंभ हो गया। अब वो सम्मिलित परिस्थितियां कौन सी रही, उन कारणों में है, इन कारणों में पहला कारण हम पढ़ेंगे और उन कारणों में वो है धर्म युद्ध। पहला कारण धर्म युद्ध, इसको जो है क्रूसेड बोला जाता है। क्रूसेड, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है धर्म युद्ध के बारे में कि ईसाई धर्म का पवित्र स्थान जेरूसलम, वहाँ पर जो है जेरूसलम पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था। तुर्क जिसको बोलते हैं, सेल्जुक तुर्क। धर्म युद्ध क्यों हुआ? धर्म युद्ध इस वजह से हुआ कि ईसाई धर्म का पवित्र स्थान, पवित्र धर्म स्थल जेरूसलम पर मुसलमानों का अधिकार, जेरूसलम पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। ये
तुर्क थे ये, सेल्जुक तुर्क। मुसलमान कौन थे? सेल्जुक तुर्क थे ये। इन्होंने जो है जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। वह जेरूसलम जो ईसाइयों का पवित्र स्थान था, इसको प्राप्त करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य युद्ध लड़े गए। ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य तो ये जो युद्ध लड़े गए, ये युद्ध धर्म युद्ध के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। धर्म युद्ध के नाम से विख्यात है। और ये युद्ध जो चले हैं, धर्म युद्ध, क्रूसेड, ये लगभग जो है 200 वर्षों तक ये धर्म युद्ध चला है। 200 वर्षों तक ये धर्म युद्ध चलते रहे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो है यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी देशों के संपर्क में आए। इस तरह से जो है 200 साल तक ये युद्ध चलते रहे। तो रोमनवासी जो है ये अलग अन्य देशों के संपर्क में आए, पूर्वी देशों के संपर्क में आए, और अनेक चीज़ें जो है उन्होंने देखी रोमनवासियों ने, और उन्हें उन चीज़ों को बनाने की पद्धति उन्होंने सीखना प्रारंभ की। इससे क्या हुआ? इससे जो है पूर्व और अरबों के मध्य, पूर्वी देशों और अरबों के मध्य से जो है माध्यम से अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, जैसे कुतुबनुमा का आविष्कार, इसके साथ ही साथ वस्त्र, कागज का आविष्कार, छापे खाने, इस प्रकार की जानकारी उनको प्राप्त हुई रोमन वासियों को। जब नए देशों के संपर्क में वो आए, इन धर्म युद्धों के फलस्वरूप नए देशों के संपर्क में आए, नई जानकारी उन्होंने सीखी, नई पद्धति उन्होंने सीखी। अब उन्हें जो है पूर्वी देशों की, पूर्वी देश के संपर्क में आए, पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, उनकी प्रयोग पद्धति और वैज्ञानिक खोज, इनकी पर्याप्त जानकारी मिली। मुस्लिम देशों का रहन सहन, मुस्लिम देश किस प्रकार से जो है उनका रहन सहन किस प्रकार का था, किस प्रकार का खान पान था, वो किस प्रकार से सार्वजनिक स्वच्छता रखते थे, सफाई की क्या व्यवस्था थी, इन सभी के बारे में जो है यूरोपवासियों पर प्रभाव पड़ा। इन सभी का यूरोपवासियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और धर्म युद्ध जो हुए, इसी के परिणाम स्वरूप जो है यूरोपवासियों को नवीन नए नए मार्गों की जानकारी मिली, नए मार्गों की जानकारी मिली। और साहसिक लोग जो है, वो जो ईसाई में जो है साहसी, पूर्वी इसमें यूरोप में जो साहसी लोग थे, इन साहसी लोगों ने तो नए मार्गों के सहारे पूर्वी देशों की यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया। और उससे क्या हुआ? नए नए मार्गों की जानकारी इनको मिली। इसके साथ ही साथ पूर्वी देशों की जो यात्राएं इन्होंने की, इन यात्राओं का वर्णन इन्होंने जो है अपनी पुस्तकों में लिखा, यात्रा वर्णन, और जिससे पढ़कर जो है यूरोपवासी अन्य विश्व के बारे में जानकार हो गए, या उनको अन्य विश्व के बारे में जानकारी मिली। वो कूपमंडूकता से दूर हो गए। कूपमंडूकता जैसे कुएं का जो मेंढक होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती है, तो इससे पहले जो है यूरोपवासियों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन नए नए देशों की जो यात्राएं की है, मार्गों की जो यात्राएं की है उन्होंने, और इस प्रकार के ग्रंथ जो उन्होंने पढ़े हैं, यात्रा वर्णन के ग्रंथ, इससे क्या है उनको विभिन्न देशों की जानकारी मिली। एक नवीन चिंतन जो है उनमें प्रारंभ हुआ, एक नवीन शक्ति उनमें जागृत हुई। और धर्म युद्धों के पोप के आशीर्वाद के बाद ये जो धर्म युद्ध हुए, इसमें क्या है कि पोप को जो है सर्वे सर्वा माना जाता था। तो पोप ने जो है ईसाइयों को आशीर्वाद दिया था। काय का आशीर्वाद? विजय का आशीर्वाद दिया था। लेकिन आशीर्वाद के बाद भी जो है ईसाइयों की हार हुई उसमें, धर्म युद्ध में। तो इससे भी क्या हुआ? इससे ईसाई जगत में पोप की जो प्रतिष्ठा थी इससे पहले, वो प्रतिष्ठा जो है गायब होगी, समाप्त हो गई। उस प्रतिष्ठा को आघात लगा। पोप को सर्वे सर्वा माना जाता था, भगवान के स्वरूप माना जाता था। तो उस समय जो उसके बाद धर्म के जो बंधन थे, ये धर्म के बंधन ढीले पड़ने लग गए, और नया दृष्टिकोण वहां के लोगों में पनपा। इससे क्या हुआ? पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप। ये तो धर्म युद्ध हुआ। उसके बाद अगला कारण है व्यापार का विकास। दूसरा कारण
व्यापार का विकास। भाई जब नए नए मार्गों की खोज हुई, नए शहर बसने लगे, नए देशों की खोज हुई, तो व्यापार बढ़ा, अनेक प्रकार के उद्योग वो विकसित होने लगे, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास ने क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि ला दी। जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास होता गया, लोग आर्थिक रूप से जो है समृद्ध होने लगे। यह इसका प्रमुख कारण रहा। सामंत युग के प्रारंभ में, वैसे सब जब सामंत युग था उसके प्रारंभ में क्या था कि धन संपदा जो है वो संग्रह केवल थोड़े व्यक्तियों के हाथों में थी। धन संपत्ति का संग्रह केवल सामंतों में भी जो है थोड़े से सामंतों के पास थी, यानी कि चर्च के पास भी ज्यादा पाई जाती थी। चर्च के पास ही यह धन संग्रह हो पाया था, संपत्ति का संग्रह हो पाया था। और इन दोनों को जो है वैज्ञानिक प्रगति, खोज, अनुसंधान, इनमें रुचि नहीं थी। सामंतों को भी रुचि नहीं थी और वैज्ञानिकों को, ये इनको पोप को भी रुचि नहीं थी वैज्ञानिक प्रगति में। सामंत वर्ग तो क्या है कि परिवर्तन से ही वो हिचकिचाते थे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जनता में, अपने साम्राज्य में। इससे डरते थे, वो चिढ़ते थे कि कहीं जो है अगर परिवर्तन हुआ, उनको ये भय बना रहता था कि कहीं अगर लोग परिवर्तन करने लग गए तो इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो है वो जिज्ञासु हो जाएंगे, कहीं उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ जाए, उनके अधिकार नहीं छिन जाए, उनकी स्थिति कहीं परिवर्तित नहीं हो जाए। तो इस बात से वो डरते थे। तो जिज्ञासु वैज्ञानिक और अन्वेषक, खोजकर्ता, कलाकार, साहित्यकार और जो विचारक जो हुए हैं यूरोप में, उन विचारकों को प्रगतिशील कार्यों के लिए प्रोत्साहन और संरक्षण वो वहाँ पर शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि सामंतों की और पोप की कोई रुचि नहीं थी। वो इस बात से डरते थे कि कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, इसलिए इसमें प्रगति नहीं हो पाई इस प्रकार के कार्यों में। लेकिन मध्य युग के उत्तरार्ध में जो है यूरोप में व्यापार वाणिज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक देश से दूसरे देश में। और व्यापार वाणिज्य के विकास ने क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि नए नगरों का उदय हुआ। जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास होता गया, वैसे वैसे नए नगर वो बने, नए नगरों का निर्माण हुआ, नए नगरों का उदय हुआ। और इन नगरों में व्यापारियों के बड़े बड़े आलीशान भवन बने, क्योंकि व्यापारियों ने रुचि ली। भाई सामंत और पोप ने तो रुचि ली नहीं, परिवर्तन से डरते थे। तो इन व्यापारियों ने जो है नए नगर बसाए और उन नगरों में जो है अपने भव्य भवन बनाने लगे व्यापारी लोग। व्यापारियों ने जो ज्ञान विज्ञान को, इनको ही प्रोत्साहित किया। ये जो कलाकार थे, वैज्ञानिक लोग थे, ये जो साहित्यकार थे, इनको भी बढ़ावा दिया। किन्होंने बढ़ावा दिया? व्यापारियों ने बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ, नगरों का वातावरण बदलने लगा। नगर स्थापित हुए, नगरों का वातावरण बदलने लगा। और इन नगरों पर जो है सामंतों और धर्माधिकारियों का विशेष प्रभाव कभी स्थापित नहीं हो पाया। ये जो नए नगर जो बसे, इन पर इनका अधिकार स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इनमें जो है व्यापारी, साहित्यकार, वैज्ञानिक, नए चिंतन करने वाले वो लोग थे, इसलिए इनका अधिकार यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग, भाई यहाँ पर कौन रहते थे? व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, इनका ही बोलबाला था इन नगरों में, नए नगरों में, जिसके पास धन की कमी नहीं थी और जो समाज में अपनी शान शौकत, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुक्त हाथ से वो धन खर्च करते थे, समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए मुक्त हाथ से धन खर्च करते थे। इसके अलावा व्यापारी वर्गों को सामंत और चर्च दोनों से ही जलन होती थी। व्यापारिक वर्ग इनसे जलते थे। व्यापारिक वर्ग जो है
पोप से भी जलता था और सामंतों में से भी जलता था, क्योंकि इन्होंने व्यापार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, सामंतों ने और पोप ने, तो इससे जलन थी। तो अतएव जो है व्यापारियों ने जो है लेखकों, विद्वानों और कलाकारों, इनको आश्रय देना प्रारंभ कर दिया व्यापारियों ने। विचार विनिमय के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वो गोष्ठियां करने लगे, सभाओं का आयोजन करने लगे, और इन गोष्ठियों में विविध प्रकार के वाद विवाद शुरू हुए, वाद विवाद प्रारंभ हुए लोगों में आपस में, तर्क वितर्क बढ़ा, और प्रत्येक वस्तु की अच्छाई बुराई पर चर्चा होने लगी कि वो कौन सी वस्तु जो है अच्छाई, इसमें वस्तु में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। इसी के साथ जो है इससे क्या हुआ कि लोगों में चिंतन शक्ति का विकास हुआ, लोग चिंतन करने लगे अच्छाई बुराई के बारे में, और चिंतन शक्ति के विकास से क्या हुआ, जो पुरानी जो मान्यताएं थी धर्म के बारे में, वो पुरानी मान्यताएं अब टूटने लगी, समाप्त होने लगी, उन पर विश्वास कायम नहीं रहा पुरानी मान्यताओं पर, और नई मान्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार होने शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, इससे जो है पुनर्जागरण को बल मिला, लोग नवीन चिंतन करने लगे, और नगरों के विकास ने इस दृष्टि में जो है इसमें भरपूर योगदान दिया। चूंकि नगर जो है ये नगर व्यापार के केंद्र बन गए, वाणिज्य के केंद्र बन गए, और अतः जो है विदेशों में इसके साथ ही साथ विदेशों से व्यापारी जो है लोग इन नगरों में आने लगे, और व्यापार व्यवस्था इनकी बढ़ी। इस वजह से इनमें नए बदलाव प्रारंभ हुए, चिंतन प्रारंभ हुआ, विदेशी व्यापारियों से नगरवासी का विचारों का आदान प्रदान हुआ, विदेशी व्यापारी आने लगे तो नगरवासी जो है उनसे परिचित होने लगे, उनके विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इस प्रकार से नवीन परिवर्तन प्रारंभ हुआ। ये नवीन परिवर्तन पुनर्जागरण का कारण बना। और अगला कारण है अरब और मंगोल। तीसरा कारण है अरब और मंगोल। पूर्वी देशों ने के संचित ज्ञान से क्या हुआ, यूरोप वासियों को परिचित कराने में अरब और ये मंगोल, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अरबों ने और मंगोलों ने भी जो है विचारों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप के बहुत से क्षेत्र, भाई इन्होंने अरब और मंगोल की वजह से किस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ, तो यूरोप के बहुत से क्षेत्र, विशेष करके स्पेन और सिसिली, सार्डिनिया, इनमें जो अरब लोग बस चुके थे, अरब वासी जो इनमें बस चुके थे यूरोप में, अब अरब लोग जो है स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। वो किसी प्रकार के धर्म बंधनों में नहीं बंधना चाहते थे, स्वतंत्र चिंतन करना चाहते थे, वैज्ञानिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन, यानी कि कूपमंडूकता से बाहर निकलना चाहते थे, तो इसके वो समर्थक थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। इन अरब लोगों ने क्या किया, शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में रुचि ली, और उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई, संस्थाओं में जो है धर्मनिरपेक्ष ज्ञान का पठन पाठन शुरू हुआ है। किसी प्रकार के धर्म पर आधारित पठन पाठन नहीं होगा, धर्म पर आधारित शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, धर्मनिरपेक्ष पठन पाठन जो है इनकी शिक्षण संस्थाओं में प्रारंभ हुआ। और अरब लोगों को यूनान के सुप्रसिद्ध विद्वान जो हुए हैं, प्लेटो और अरस्तु, इनकी रचनाओं से काफी लगाव था अरब वासियों को, क्योंकि ये विद्वान स्वतंत्र चिंतक के समर्थक थे, स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, स्वतंत्र चिंतक थे, और उनकी रचनाओं में धर्म का कोई स्थान नहीं था। अरस्तु और प्लेटो की रचनाओं में धर्म से संबंधित कोई बात जो है नहीं लिखी गई थी। ये धर्म के समर्थक नहीं थे अरस्तु और प्लेटो।
और इनकी जो रचनाएं थी वो अरब के लोगों को बहुत प्यारी थी। यूरोप वासियों का ध्यान प्लेटो और अरस्तु की तरफ आकर्षित हुआ। फिर जब से जो है अरबों ने इनको महत्व देना प्रारंभ किया, तब जो है अरब वासियों का ध्यान भी जो है इनकी तरफ आकर्षित हुआ। इस प्रकार यूरोपवासी प्राचीन यूनान के ज्ञान से जो है वो संपर्क में आए। प्राचीन यूनान का ज्ञान क्या था, इससे जो है उसके संपर्क में आए और यूरोप को पूर्व के सभ्य देशों के संपर्क में लाने में जो है, तो ये तो था अरब वासियों का। अरब वासियों ने क्या किया, अरब वासियों ने जो है ये जो स्वतंत्र चिंतक थे उन स्वतंत्र चिंतकों को आगे लाए, अरस्तु और प्लेटो को, और उनकी शिक्षण संस्थाओं में जो है इस प्रकार का शिक्षण प्रारंभ करवाया अरबों ने। और इसी के साथ जो है प्लेटो और अरस्तु के विचारों से यूरोपवासी परिचित हुए। लेकिन मंगोलों ने क्या किया, यूरोप को जो है पूर्व के सभ्य देशों के संपर्क में लाने में मंगोल साम्राज्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या भूमिका निभाई है, 13वीं सदी के मध्य में जो है ये कुबलाई खां ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था 13वीं सदी में कुबलाई खां के द्वारा। और उसने जो है अपने ढंग से यूरोप और एशिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, पूरे यूरोप को और एशिया को। उसके दरबार में जहां पोप के दूत, यूरोपीय देशों के व्यापारी और दस्तकार, ये सब उसके दरबार में रहते थे। और वहीं जो है एशियाई देशों के विद्वान, साहित्यकार, भारत के बौद्ध विद्वान, गणितज्ञ, ज्योतिष, प्रखान पंडित, ये भी जो है उसके दरबार में रहते थे। उसके दरबार में जो है किसी न किसी विषय पर जो है बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चा होती थी कुबलाई खां के दरबार में। और जिससे क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारी और विद्वान वो इसमें सम्मिलित होते थे। और धीरे धीरे ये कुबलाई खां के दरबार से जो है संपर्क का यूरोप के लोगों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे क्या है कि कुबलाई खां के दरबार से जो है यूरोपीय लोगों का संपर्क बढ़ा और इससे जो है लोग जबरदस्त प्रभावित हुए कि इतने विद्वान लोग जो है आपस में चर्चा करते हैं कुबलाई खां के दरबार में। तो यूरोप में जो है चीन के आविष्कार, इससे क्या हुआ, पूर्वी देशों में ज्ञान विज्ञान ये सीखने को मिला। और अरबों और मंगोलों के माध्यम से ही यूरोप में चीन के आविष्कार जो हुए, जैसे कागज, छापाखाना, कुतुबनुमा, बारूद, इनकी जानकारी वहां तक पहुंची यूरोपवासियों तक। और इन चीज़ों की जानकारी ने यूरोपवासियों के जीवन को प्रगतिशील बना दिया या प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से जो है अरब का और मंगोलों का योगदान रहा यूरोप में यह पुनर्जागरण के लिए। अगला कारण है यह स्कालिस्ट विचारधारा। यह स्कालिस्ट विचारधारा क्या है, स्कालिस्ट विचारधारा, इसमें क्या है कि मध्ययुगीन यूरोपीय दर्शन में एक नई विचारधारा वो चली थी और वो नई विचारधारा का नाम था ये स्कालिस्ट। यूरोप में एक नई विचारधारा पनपी थी, उसका नाम था स्कालिस्ट मध्ययुग में, अथवा विद्वतावाद। स्कालिस्ट अर्थात विद्वतावाद, विद्वतावाद भी कहा जाता है इसको। एक प्रकार की विचारधारा पनपी है विद्वतावाद या पंडित पंथ। और किस नाम से जाना जाता है, स्कालिस्ट, विद्वतावाद, विद्वान या पंडित पंथ। यह इस प्रकार की विचारधारा पनपी, ये इन्हें नामों से जो है इनको जाना जाता है। ये अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित रही यह स्कालिस्ट विचारधारा, अरस्तु का जो तर्कशास्त्र था उससे प्रभावित रही है। और अरबों ने जो है यूरोपीय विद्वानों को अरस्तु की विचारधारा से परिचित करवाया। अरब लोगों ने अरस्तु की जो विचारधारा थी उस विचारधारा से यूरोपीय विद्वानों को परिचित करवाया। अरस्तु के तर्क के साथ सेंट अगस्टाइन भी हुए हैं। अगस्टाइन के तत्व ज्ञान को भी जोड़ा
भाई अरस्तु के तो ज्ञान को जोड़े ही सही है, लेकिन साथ साथ जो है अगस्टस, सेंट अगस्टस, इसके ज्ञान को भी अरस्तु के ज्ञान से जोड़ा गया और इस प्रकार जो है विद्वता में धार्मिक विश्वास, तर्क और दोनों का समन्वय किया गया। और इस समय तक यूरोप के कई नगर जैसे पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलिन आदि में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके। इनके चिंतन के कारण, इनकी विचारधारा के कारण वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित हुए और इन नव स्थापित विश्वविद्यालय में जो है विद्वता के आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे विद्या अध्ययन, वाद विवाद इनको प्रोत्साहन मिला। और 13वीं सदी के अधिकांश जो विद्वान ने इन्होंने तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र, इन पर जो है विशेष जोर दिया और उसी बात को सही मानने का निर्णय किया जो तर्क की सहायता से सही पाई जाती है। उसी बात को सही मानते थे, है यानी कि तर्क की कसौटी पर जो बात सही उतरे, खरी उतरे, उसी को लोग जो है वो सही मानने लगे। इस बात का विचार, इस बात की विचारधारा यूरोप में पनपी। तो इस वजह से जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। लोग जो है विद्वतापूर्ण तर्कशास्त्र पर जोर देने लगे, तार्किक शक्ति, और अपने तर्क पर खरा उतरते वस्तु या विचार को ही वो अपनाने लगे। तो इस प्रकार से जो है इस विचारधारा के कारण भी जो है ये पुनर्जागरण पनपा। और अगला कारण रहा कागज और छापे खाने का आविष्कार। 5वां कारण कागज व छापे खाने का आविष्कार। इसका श्रेय जो है कागज और छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जाता है चीन वासियों को, चीन को जाता है कागज का आविष्कार और छापे खाने का आविष्कार। यूरोप वासियों को इन दोनों की जानकारी देने का श्रेय वो किनको जाता है? वो जाता है अरब लोगों को। अरब लोगों की वजह से जो है कागज और छापे खाने के आविष्कार की जानकारी यूरोप वासियों को मिली, अरबों की वजह से। सर्वप्रथम इटली के लोगों ने अच्छी किस्म का कागज बनाना सीखा। इटली के लोगों ने अच्छी किस्म का कागज बनाना ये सीख लिया और फिर धीरे धीरे जो है यूरोप के अन्य देशों में भी कागज बनने लगे। इसी के साथ जो है यूरोप में, यूरोपीय नगरों में ये छापे खाने भी खुलने लग गए, चीन की देखा देखी, और अन्य देशों में भी कागज बनने लगा। और इसी के साथ जो है यूरोपीय जो नगर थे उनमें अधिकांश मात्रा में छापे खाने खुले और पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किनने? छापे खाने ने और कागज के आविष्कार ने। इससे क्या हुआ? इससे पूर्व क्या होता था कि हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा जाता था। हस्तलिखित पुस्तकों का प्रचलन था, हाथों से पुस्तकें लिखी जाती थी। तो उनकी संख्या क्या थी? उनकी संख्या काफ़ी कम थी और बहुत कम लोगों तक वो पहुंच पाती थी वो पुस्तकें, इसलिए बहुत कम लोगों तक ज्ञान का प्रसार हो पाया। लेकिन छापे खाने के और कागज के आविष्कार के कारण अब जो है अधिक संख्या में पुस्तकें छपने लगी। ज्ञान विज्ञान और इन साधनों पर थोड़े से लोगों का अधिकार उससे पहले बना हुआ था। अब जो है कागज और छापे खाने के आविष्कार से अब पुस्तकों की कमी नहीं रही है, पुस्तकें जो है सस्ती हो गई। अब सामान्य जनता तक भी यह पुस्तकें पहुंचने लगी, यानी कि ज्ञान विज्ञान जो है सामान्य लोगों तक पहुंचने लगा कागज और छापे खाने के आविष्कार के कारण। इससे क्या हुआ? ये तकनीकी ज्ञान इसका प्रसार हुआ, लोगों के सामने नए नए रास्ते, प्रगति के नए नए रास्ते खुले। शिल्पी, कारीगर, इनको सबसे अधिक लाभ मिला और लेखन कला का आविष्कार हुआ। इसके बाद जो है कागज और छापे खाने के आविष्कार ने एक ऐतिहासिक परिवर्तन कर दिया। ये इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है कागज और छापे खाने का आविष्कार। इससे क्या हुआ? इससे जो है ज्ञान का प्रसार अधिक संख्या में, अधिक लोगों में
वो शीघ्र होने लग गया और पुनर्जागरण को बल मिला कागज और छापे खाने के आविष्कार से। और अगला कारण रहा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। भाई 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो इन दिनों में ये वेजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो पूर्व में जो है वेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, पूर्वी रोमन साम्राज्य। और इसकी राजधानी ये वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। 1453 ईस्वी में पूर्वी साम्राज्य जो किस नाम से प्रसिद्ध था, वो था ये बाइजेंटाइन नाम से प्रसिद्ध था। और बाइजेंटाइन की राजधानी वो थी कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ, जो तुर्क थे, उस्मानी तुर्क ने जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, कला, कारीगर, इसके नाम से विख्यात केंद्र था ये कुस्तुनतुनिया। ज्ञान, विज्ञान, कला, कारीगर, इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा ये। परंतु इस्लाम के अनुयायी जो उस्मानी तुर्क थे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, उनके लिए ये बाइजेंटाइन संस्कृति का कोई महत्व नहीं था। बाइजेंटाइन संस्कृति उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। इन उस्मानी तुर्कों के लिए उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को समान रूप से लूटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत से यूनानी जो विद्वान थे वो अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोमन जो पांडुलिपियाँ थी, जो हाथ से लिखी हुई रोमन पांडुलिपियाँ, वो पांडुलिपियाँ लेकर के आजीविका की खोज में कहाँ चले गए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में आकर के बस गए। और उनके बस जाने से क्या हुआ, भाई ये लोग इतने विद्वान लोग जो है वहाँ पर आकर के बस गए यूरोपीय देशों में, तो यूरोपवासी अब रुचि के साथ, उससे क्या हुआ, वहाँ पे विद्वान लोग बस गए और बस जाने से क्या होगा, यूरोपीय देशों के बौद्धिक वातावरण में उथल पुथल मच गई। यूरोपवासी अब जो है रुचि के साथ यूनानी साहित्य के अध्यापन की ओर अग्रसर होने लगे, और जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ, बदला, बौद्धिक प्रगति हुई। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय का एक परिणाम निकला कि यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्ग, यूरोप से जो पूर्वी देशों को स्थल मार्ग जाते थे, उन पर भी अब जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्क लोग व्यापारियों को संरक्षण देने के स्थान पर उन्हें क्या करने लगे, लूटने लगे, व्यापारियों को लूटने लगे। फलस्वरूप यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया इन उस्मानी तुर्कों के कारण। परंतु यूरोपीय नगरों में यह पूर्वी देशों की वस्तुओं और गरम मसाले की जबरदस्त मांग थी। पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों की वस्तुओं यूरोपीय नगरों में। अतः यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के जलमार्ग को खोज निकालने का प्रयास किया, और इसी प्रयास के कारण, जलमार्ग खोजने के प्रयास के कारण जो है अमेरिका की खोज हुई, और इसी के कारण भारत और अन्य देशों के जलमार्ग ढूंढे गए। तो ये जो कारण रहे हैं, ये सामूहिक रूप से जो है यूरोप में पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी कारण रहे हैं। इन कारणों की वजह से जो है यूरोप में पुनर्जागरण पनपा। ये यूरोप में पुनर्जागरण के कारण रहे हैं। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।